जेआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। क्योंकि यह एडवांस अकाउंटिंग की पहली क्लास है जो कि इंट्रोडक्शन क्लास होगी सिर्फ, ठीक है। जिसमें हम आज पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरी। क्या नाम होगा? स्टोरेज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरी, स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कैसे हम कोई सामान को रखते हैं। स्टोर का मतलब होता है रखना, कीप करना, कीप का मतलब भी रखना, स्टोर का मतलब भी रखना होगा। मेडिकल स्टोर, किराना स्टोर, स्टोर सब जुड़ा है। स्टोर का मतलब क्या होता है? जहां हम कोई चीजें रखते हैं उसे क्या बोलते हैं? फिल्मों में देखा होगा तो लोग बोलते हैं स्टोर हाउस। मतलब एक घर ऐसा रहता है जिसमें सारी पुरानी चीजें आप स्टोर कर रखते हैं कि अगर हाँ फ्यूचर में अगर उसका यूज है तो यूज करेंगे, अदरवाइज हटा देंगे। स्टोरेज रूम, वही बात है। स्टोरेज का मतलब क्या होता है? किसी चीज को संग्रहित करके रखना, संग्रहण कर या रखना। तो चैप्टर का नाम क्या है? स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? वर्गीकरण। मतलब कोई भी आइटम रख रहे हैं तो सबका अलग अलग है। जैसे कीबोर्ड अलग है, माउस अलग है, प्रोजेक्टर अलग है। और कहाँ टाइप का क्या हो रहा है? वर्गीकरण ही तो हो रहा है ना, सबको अलग है। जैसे मान लो यहाँ मैं बहुत सारे चिल्लर गिरा दूं और आपने बोलो सब सेपरेट करिए। सेपरेट करने का क्या? चिल्लों का सिक्का अलग हो, 1 का अलग हो, 5 का अलग हो, 10 का अलग हो। ये जो सेपरेशन हो रहा है उसे हम क्या करेंगे? वर्गीकरण। सब चीजों को, भाई तुम वाई हो, वाई साइड लो, तुम गर्ल हो, गर्ल साइड लो। ये सब क्या है? वर्गीकरण करना। तो वही बात है इस चैप्टर में हमें पढ़ना है क्या? स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरी। सिंपल सिंपल से वर्ड दिए हुए हैं। तो कैमरा ऑन किया मन को, कैमरा बंद करके पढ़ो आराम से, तुम तो जैसे करते हैं, ठीक है। अब ये जो लाइनें दी हुई है, लाइनें बस पढ़ेंगे, समझ में आने लगेगा, ठीक है। क्या कह रहा है सुनिएगा। कह रहा है इन प्रीवियस लेवल, यानी प्रीवियस लेवल मतलब जो बेसिक में हम पढ़े पहले में। कह रहा है यू हैव लर्नड अबाउट द डिफरेंट सेक्टर ऑफ बिजनेस। वहां आपने पढ़ा कई टाइप के सेक्टर होते हैं बिजनेस में। सेक्टर का मतलब जानते हैं ना, कोई मैन्युफैक्चर करता है, कोई डीलिंग करता है, कोई वो रिटेलर होता है। तो वही सारी बातें कही गई यहाँ पे। अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस एंड द डिफरेंट फेजेस ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल। और वहां आप क्या समझे कि जितनी भी अलग अलग फेज है अकाउंटिंग साइकिल के, उसके बारे में समझे आप। लाइक रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन जर्नल, यानी वहां सीखा कि कैसे हम जर्नल में किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। लेजर की पोस्टिंग करना, एक ने बताया था ना, लेजर की पोस्टिंग करना, लेजर की पोस्टिंग करना। उसके बाद से प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, यानी तलपट तैयार करना। उसके बाद से क्या है? एंड अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और क्या समझना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? वही हमारा एक अंतिम निष्कर्ष होता है जो हमारे बताता है कि हमारे व्यापार में जो पीएल अकाउंट होता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो बताता है कि हमारे व्यापार में हमारे बिजनेस की स्थिति क्या है और हमारे व्यापार में लाभ हुआ है कि हानि होगी। और उसके बाद से आखिरी में बनता है आपका बैलेंस शीट, जिसे हिंदी में बोलते हैं आर्थिक चिट्ठा। और ट्रायल बैलेंस को बोलते हैं क्या? तलपट। तलपट जर्नल को बोलते हैं रोजनामचा। ये याद रखिएगा, ठीक है। अब क्या क्या दिया हुआ सुनिएगा। कह रहा है तो अभी जानते हैं आप लोग, आपके व्यापार में एक ही चीजें हो सकती हैं, तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, कोई एक ही होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, ठीक है। अब क्या क्या दिया हुआ है? कह रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, क्या क्या समझे, अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट क्या था। डबल एंट्री सिस्टम समझे, सिंगल एंट्री डबल एंट्री था ना। उसके बाद से गोल्डन रूल पढ़ा आपने अकाउंटिंग का। अरे कौन आया कौन गया, क्या आया क्या गया, कौन देने वाला कौन पाने वाला, ये सब बातें था ना। तो या प्रिपरेशन ऑफ फाइनल स्टेटमेंट, ये सारी चीजें आपने प्रीवियस क्लासेस में सीख ली हैं। करे एंड आल्सो लर्न टू मेंटेन द बुक ऑफ अकाउंट। और ये भी सीखा कि हम अकाउंट की बुक को कैसे मेंटेन करेंगे। मेंटेन करने का मतलब कि जैसे लोग नॉर्मल देखते होंगे, कॉपी में लिखते होंगे आज हम इतना खर्च किए, इतना कमाए, कमाए कि नहीं कमाए, जो भी मेंटेन कर रहे हैं वो क्या है? एक मेंटेनिंग ही कर रहे हैं अकाउंट ऑफ बुक को। पहले लोग ये सिस्टम नहीं था ना, तो पहले लोग डायरी में लिखते थे सबके बारे में। सबका एक एक पन्ना था सबके बारे में, जितना आप कर्ज ले जाएंगे, जितना उधार ले जाएंगे वहां लिखेंगे, जितना आप पेमेंट करेंगे वहां भी लिखेंगे। वो सारी चीजें पहले ऐसे होती थी, अब सिस्टम बनाया गया है। और क्या कह रहा है कि टैली प्राइम एक्सप्लोर किया, क्या क्या? मेंटेनिंग बेसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेंटरी चार्ट ऑफ अकाउंट। चार्ट ऑफ अकाउंट का मतलब यही कि किसका अंडर ग्रुप क्या है, चार्ट ऑफ अकाउंट होता है। जैसे मैंने बोला कि मैंने अपने भाई से लोन ले लिया, तो उसका अंडर ग्रुप क्या होगा? मैंने अपने भाई से लोन ले लिया, उसका अंडर ग्रुप क्या होगा? क्या होगा? देख लो।
अनसिक्योर्ड लोन होगा। क्या होगा? अनसिक्योर्ड लोन होगा। वही बैंक से लोन ले लिया तो सिक्योर्ड लोन हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात? तो ये सब चार्ट ऑफ अकाउंट है, इसमें जिक्र किया रहता है। आप कहीं रेंट दे रहे हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट के भीतर में से क्या किया जाएगा? रेंट देना क्या है? एक्सपेंस है, एक्सपेंस के भीतर रखें। तो ये सब बातें हैं, यही सब चार्ट ऑफ अकाउंट, ये सब चीजें पढ़े ही आप पढ़े थे ना? ठीक है। उसके बाद देता है रिगार्डिंग बिजनेस एक्टिविटीज। क्या दिया है? बिजनेस रिगार्डिंग बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी का मतलब जो भी कार्य वगैरह होते हैं आपके व्यापार में, उस गतिविधियों को आप रिकॉर्ड ही तो करते हैं। और व्यापार में गतिविधि का मतलब क्या है? कि हमारे व्यापार में लाभ हो रहा है, हानि हो रही है, कितना खर्च हुआ, क्या गया क्या गया, ये मैनेजमेंट करना ही कहलाता है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, उसके बाद कह रहा है मैनेजिंग बैंकिंग एक्टिविटीज। और सिर्फ आप बिजनेस की एक्टिविटीज को नहीं मैनेज करते हैं, आप बैंकिंग एक्टिविटीज को भी मैनेज करते हैं। बैंकिंग एक्टिविटीज का मतलब तो मैंने कहा था कल ना, उस दिन बैंकिंग स्टेटमेंट पढ़ाया था कि अगर आपका व्यापार बहुत अच्छे से चलता है तो कोई भी बिजनेस, कोई भी बैंक आपको लोन देने के लिए क्या होता है? तैयार होता है। तो जो पैसा वो देगा या जो भी एक्टिविटीज उन पे होंगी, आपका पैसा आपके खाते में भी आ सकता है। तो उसको भी मैनेज करने के लिए लाइन लिखी हुई है कि मैनेजिंग बैंकिंग एक्टिविटीज। और अगला है जनरेटिंग एमआईएस रिपोर्ट। एमआईएस रिपोर्ट का मतलब होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या होता है? लिख लीजिएगा आप लोग, एमआईएस का मतलब होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। यानी कि जो चीजें आप मैनेज कर रहे हैं उनकी रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है आपके पास, उनको रिपोर्ट करने का काम भी कौन करता है? अकाउंटिंग के द्वारा ही किया जाता है। एमआईएस का पूरा नाम होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। हो गया? लिखे नहीं है बस, नहीं बाकी लोग नहीं लिखे। ठीक, हो गया। उसके बाद कह रहा है कि कंपनी डाटा मैनेजमेंट एंड डाटा सिक्योरिटी, यानी कंपनी में जो डाटा होंगे उनका भी मैनेजमेंट करना, और उसकी सिक्योरिटी के बारे में बात हो रही है। सिक्योरिटी का मतलब है ना, उसकी सुरक्षा की बात हो रही है, ताकि आप डाटा लूज ना करें। इसीलिए लोग तरह तरह का तरीका अपनाते हैं, या अपने पीसी पे अलग से पासवर्ड लगाते हैं, या उस कंपनी पे पासवर्ड लगाते हैं, ताकि आप डाटा लूज ना कर सकें। उसके बाद कह रहा है इन दिस लेवल यू विल लर्न टू मेंटेन द एडवांस अकाउंटिंग। और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? एडवांस अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। एंड इन्वेंट्री चार्ट्स ऑफ अकाउंट, और जो चार्ट्स ऑफ अकाउंट अभी मैंने बताया उसके बारे में भी पढ़ेंगे। लाइक स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी। देखो, स्टॉक ग्रुप और मास्टर ग्रुप ये दो अलग अलग, ये दो क्या है? अलग अलग। जैसे मैं बोलूं बैंक अकाउंट क्या है? बैंक अकाउंट क्या है? मास्टर ग्रुप है। बैंक ओडी मास्टर ग्रुप है। सिंडिकेटेड डेब्टर मास्टर ग्रुप है। और वही स्टॉक ग्रुप का मतलब कि जो आइटम बड़ा सा दिया है वो क्या है, वही उसका क्या होता है? स्टॉक ग्रुप होता है। जैसे मैं बोलूं लेनोवो 100 वायरलेस कॉम्बो कीबोर्ड, पूरा नाम इतना बड़ा सा लिया लेकिन समझ में क्या है, तो उसका स्टॉक ग्रुप क्या हो जाएगा? कीबोर्ड हो जाएगा। और जिस कंपनी का होगा वो क्या हो जाएगी? उसकी कैटेगरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कैटेगरी हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद से दिया हुआ है मेंटेनिंग बैच लॉट। यानी बैच लॉट डिटेल का मतलब ये होता है कि अगर ये सामान हम खरीद रहे हैं तो इसकी एमएफपी कब हुई है और ये एक्सपायर कब होगा, इसके बारे में डिटेल भी मौजूद होंगे। ज्यादातर आपने मेडिसिन में इस चीज को नोटिस किया होगा, या खाने वाली चीजों में जो भी आप बिस्किट वगैरह यूज करते हैं उसमें आप अक्सर देखते हैं, या जो भी सॉफ्ट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक लेते होंगे उसमें आपने अक्सर आप मैंने देखा लोग ज्यादा ध्यान देते हैं एक्सपायरी डेट को लेके। मेडिसिन ले रहे हैं, अगर आपको लगता है जैसे मान लो ये मेडिसिन है कोई, और ये मेडिसिन हम डेली यूज करते हैं, और ये क्या होगा 1 अगस्त को एक्सपायर हो जाएगा। 10 गोली का है, 10 स्ट्रिप का है, 10 स्ट्रिप। स्ट्रिप का मतलब का गोली होता है, एक पत्ता है। ठीक है, स्ट्रिप एक पत्ता, स्ट्रिप का मतलब पत्ता होता है। 10, हाँ 10 पाइल का, पाइल बोलते हैं पाइल। पाइल मतलब होता है गोली, और स्ट्रिप का होता है पत्ता। मान लो 10 गोली का एक पत्ता है, और ये 1 अगस्त को एक्सपायर हो जाएगा। तो अगर लगता है कि ये दवा हम 10 दिन में लगातार खाने वाला होगा तो 10 दिन में खत्म कर लेंगे, तो ठीक है ये दवा खरीद सकते हैं। लेकिन अगर लगता है ये दवा हम सिर्फ इसलिए खरीद रहे हैं कि फ्यूचर में कभी इसकी जरूरत पड़ सकती है, तो क्या इस चीज को परचेज करेंगे? आप नहीं करेंगे, क्योंकि 1 अगस्त तक खत्म हो जाए जरूरी थोड़ी है कि आपको लगातार खाने की नौबत आ जाएगी। जैसे मान लो लोग क्रोसिन रखते हैं, कालपाल रखते हैं, जेंटेक वगैरह रखते हैं, नॉर्मल दवाएं रखते हैं, ताकि कभी ट्रेवलिंग में या कभी जरूरत पड़ेगी तो हम ले लेंगे। तो अगर वो रिसेंटली एक्सपायर होने वाली तो उसको कभी आप परचेज करेंगे? नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन अगर इमरजेंसी है, लग रहा है कि 4 दिन में खत्म
खा के हम खत्म कर सकते हैं और 10 दिन बाद ये दवा एक्सपायर होगी तब लेना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम आपकी मजबूरी है। क्यों? लेकिन मजबूरी क्या है, एक्सपायर होने से पहले तो आपको खा के खत्म ही कर देंगे, क्योंकि वो आपकी डेली नीड वाली है। लेकिन अगर वही आपको लग रहा है कि सिर्फ फ्यूचर के लिए दवा ले रहे हैं, 1 महीना, 1.5 महीना, 4 महीना, 6 महीना जो भी है, तो आप ये वेट करेंगे कि भाई हम ऐसा दवा लें जिसकी एक्सपायरी थोड़ी सी एक्सटेंडेड हो, मतलब थोड़ा 1 साल 1.5 साल का टाइम दिया हो। ठीक है, तो यही सब बातें यहाँ पे होगी। बेस्ट लॉट डिटेल का मतलब ये होता है कि कोई सामान लिया तो ये बना कब और एक्सपायर कब। ठीक है। उसके बाद कह रहा है डिफाइन द प्राइस लिस्ट, और प्राइस लिस्ट भी डिफाइन करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि आपकी ही दुकान है, तो आपके पास कुछ कस्टमर ऐसे होंगे जो डेली आते होंगे, कुछ कभी कभार आते होंगे, कुछ से आप बहुत क्लोजअप होंगे, मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती है। जैसे 3 टाइप के डीलर होते हैं, होलसेलर, रिटेलर, या होलसेलर, रिटेलर और क्या होते हैं, अरे कुछ भी, डीलर, होलसेलर और रिटेलर, 3। डीलर, होलसेलर और रिटेलर, हाँ 3। हाँ नहीं, यहाँ पे 3 वर्ड यूज किए गए हैं, देखिएगा अभी, होलसेलर, रिटेलर और डीलर, 3 चीज यूज किए। हाँ जी, हाँ जी, ये 3 चीज यूज की गई हैं। तो आप इन तीनों को अलग अलग रेट पे सामान बेचते हैं, या आप खरीदते होंगे, आप जहां से उठाते होंगे ये मार्केट आपको 5 रुपए में पड़ता होगा, आप बेच रहे हैं किसी को, वो 8 रुपए में ले जाता होगा, और वो कहीं ले आकर 10 रुपए में बेचता होगा। तो ये प्राइस लिस्ट हम तैयार करते हैं, या फिर ऐसा नियम है कि हमारे वहां अगर 10 मार्कर लेंगे तो उसका रेट 3 रुपया लगाया जाएगा, और 1-2 लेंगे तो 5 रुपया लगाया जाएगा। तो ये लिस्ट है ना, अमाउंट चेंजिंग हो रही है ना, तो यही सब बातें होती है, इसे बोला जाता है क्या, प्राइस लिस्ट तैयार करना। कि भाई हम इतना से ज्यादा बेचेंगे तो इतना डिस्काउंट भी देंगे, इतने अमाउंट भी लगाएंगे, डीलर को अलग बेचेंगे, रिटेलर को अलग बेचेंगे, ये सब बातें होती है। ये सब क्या है, प्राइस लेवल लिस्ट तैयार किया जाता है, वो भी आप इस चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या सीखेंगे आप, कहाँ गए जी, डिफरेंट प्राइस। उसका क्या है, मैनेजिंग एंड ट्रैकिंग पेबल एंड रिसीवेबल, और क्या करेंगे, ये भी सीखेंगे कि कैसे हम ट्रैक करें कि किससे हमें पैसा प्राप्त करना है और किसे हमें देना है। ये बिल रिसीवेबल एंड पेबल मैनेजमेंट, आप जब गेटवे ऐप टैली पर रहेंगे, वहां आप प्रेस करेंगे अल्ट जी, और वहां सर्च करेंगे बिल पेबल, उसमें दिखाएगा जो भी बिल आप पे पेंडिंग है आपको देना है, वो बिल पेबल में दिखाएगा, यानी आपका दायित्व तो बनता है आपको देना है। और जो आपको प्राप्त करना होगा, जो आपसे लोग उधार ले गए होंगे, वो कहाँ दिखाएगा, बिल रिसीवेबल में दिखाएगा आपको, वो चीजें आपके लेना है, उन कस्टमर से आपको प्राप्त करना है। अगर कोई पेंडिंग है तभी दिखाएगा, नहीं पेंडिंग होगा तो नहीं दिखाएगा, और इस चैप्टर में आप सीख लेंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि मैनेज कॉस्ट सेंटर एंड प्रॉफिट सेंटर। आप इसमें कॉस्ट सेंटर के बारे में और प्रॉफिट सेंटर के में क्या क्या कॉस्ट निर्धारित किया, कितना प्रॉफिट हुआ, इसके बारे में परिचर्चा भी इसमें होंगी। ठीक है, एडवांस के भीतर मेंटेन बजट ऑफ द कंपनी, और बजट भी तैयार करना है। जैसे कि लोग एक सिर्फ आप कई बार मैं ये बात यूज कर चुका हूँ, लोग ऑडिट कराते हैं अपने बिजनेस का, क्यों, क्योंकि अगर मेरा कलेक्शन 8 लाख रुपया है, तो गवर्नमेंट को अगर हम दिखाएंगे नहीं, तो गवर्नमेंट को लगेगा 8 लाख मेरा क्या है, सोर्स ऑफ इनकम है, यानी प्रॉफिट है। तो गवर्नमेंट को हम दिखाएंगे, सर नहीं हम टीचर रखे हैं, हम टीचर को सैलरी देते हैं, हम रूम का भाड़ा देते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी पे एक्सपेंस करते हैं, हम नाश्ता पे एक्सपेंस करते हैं, हम इस रूम को साफ कराने के लिए लिक्विड प्रोडक्ट जैसे कि फिनाइल वगैरह यूज करते हैं, तो मतलब सारी चीजें जितने, उसके बाद घटाने के बाद जो पैसा बचेगा प्लस में, वो आपका प्रॉफिट कहलाता है, और उस पर गवर्नमेंट को आपको टैक्स देना होता है, इसके लिए लोग ऑडिट कराते हैं। तो अगर आपको लगता है कि जैसे भारत में भी देखे होंगे बजट पास किया जाता है, तो बजट क्या का मतलब क्या होता है कि मतलब उस बजट में ही सारा एडजस्टमेंट करना होता है, या स्कॉलरशिप भी आप लोग को आता है, कई बार देखते हैं कई लोग स्कॉलरशिप नहीं मिल पाता है, तो स्टेटस में लिख देता है इनसफिशिएंट फंड, यानी कि फंड प्राप्त पर्याप्त नहीं रहा, इसलिए आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाया। तो एक बजट किया जाता है कि 4 करोड़ स्कॉलरशिप बांटा जाएगा, अब 4 करोड़ किसी में बढ़ गया, कुछ बच्चों को नहीं मिल पाया क्योंकि इनसफिशिएंट रह गया, 4 करोड़ बढ़ गया जितना पैसा था, एक एज्यूम करके चलिए। तो वही बात यहाँ है कि बजट बनाना बहुत जरूरी होता है कंपनी का, क्योंकि बजट के हिसाब से काम करेंगे तो ही ठीक है। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है जनरेटिंग एनालाइजिंग द रिपोर्ट लाइक बैच समरी, स्टॉक समरी, एजिंग एनालिसिस और ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, यानी कि जो हमारे पे बकाया ऑर्डर है उनके बारे में हमें एनालिसिस करना है। एनालिसिस का मतलब होता है निरीक्षण करना किसी चीज का, या फिर बैच समरी का, ये सारा निरीक्षण भी करेंगे आप इस क्लास में। ठीक है, अब दिया है सप्लाई ऑफ चैन, चैन का मतलब होता है जुड़ाव कहीं ना कहीं। ठीक है, अब क्या दिया है थोड़ा समझते हैं, जूमिंग कम करना पड़ेगा।
अब नीचे होगा। ठीक है, दिख रहा है सबको। अब है सप्लाई एफ चैन। अब क्या कर सुनिएगा, करे सप्लाई चेन इज द प्रोसेस और नेटवर्क बिटवीन द कंपनी एंड इट्स सप्लायर। चेन क्या है? एक नेटवर्क समझ सकते हैं, किसके बीच? हाथ ऊपर करिए, कुछ नहीं है हाथ में। हाँ? कुछ कर नहीं रहे आप, गलत बात है ना। मुझे लगा था आप थोड़ा सा है सिंसियर है आपके अंदर, तो कल से आप लोगों सबको अलग अलग बैठाऊंगा। क्या बोले हैं हम? इस सप्लाई चेन इज द प्रोसेस और इंटरवर्क, मतलब कि प्रोसेस मानिए या एक नेटवर्क मान लीजिए, जो किसके बीच रहता है? एक कंपनी और उनके बीच के सप्लायर के बीच में एक चैन है। जैसे हम नहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग के बीच में एक बॉन्ड है ना, उसे एक चैन बोल सकते हैं हम। उसी की बात यहाँ की गई है। अब क्या कहा है उसके बाद से? फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द सप्लाई इन द बिजनेस। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि जो हमारे सप्लाई है उनका क्या महत्व है हमारे कंपनी। कंपनी क्या है? कंपनी क्या होती है? कंपनी को आप एक कृत्रिम व्यक्ति समझ सकते हैं, मानते हैं? मानते हैं ना? अरे जानते कि नहीं, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होती है, कि व्यक्ति माना गया है कंपनी को। कंपनी को क्या माना गया? एक व्यक्ति माना गया। आप उसमें एफआईआर कर सकते हैं, कोई आर्गुमेंट कर सकते हैं उससे अपनी बात को लिए, अपनी मानहानि का दावा कर सकते हैं, सारी चीजें हैं। किसी भी चीज को क्लेम कर सकते हैं उसको, तो उसको भी एक व्यक्ति माना गया। लेकिन कैसा व्यक्ति? कृत्रिम व्यक्ति, मतलब बनावटी। कृत्रिम का मतलब क्या होता है? बनावटी। वो लोगों के द्वारा बनाया गया है, ऐसा व्यक्ति है। ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारी कंपनी में हमारे सप्लायर का क्या महत्व है। कह रहा है डिपेंडिंग आवर इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट और बिजनेस माइट रिक्वायर फ्यू ए ग्रेटर नंबर ऑफ सप्लायर। मतलब जैसा, अब वही बताओ, सीधी सी बात है, आपकी दुकान जितनी बड़ी होगी सामान उतनी ही तो रख पाएंगे आप। सिंपल सी बात है। वही बात कर रहा है कि हमारा बिजनेस जितना बड़ा होगा हम उतने ही सप्लायर रख पाएंगे ना हमारे पास। हमको सप्लायर रखते हैं, दुकान छोटा सा एक गुमटी लेके बैठे हुए हैं, तो वो बात नहीं। वही बात यहाँ पे कर रहा है कि डिपेंड करता है कि हमारा जो बिजनेस है वो कितना एक्सपेंड है, कितना फैला हुआ है, व्यापक है, उतने ही हमें सप्लायर की रिक्वायरमेंट होती है। कह रहा है जस्ट टू कीप द स्मूथ फ्लो ऑफ इन्वेंट्री एंड द इन्वेंट्री कैन बी रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का बात क्या बात किया गया है यहाँ पे? कच्चे कच्चे माल की बात की गई है। जैसे कोई भी चीज हमारे, आप मैन्युफैक्चरर हो, कोई चीज बनाती ही है, कॉपी या बुक या फिर जूता या कुछ भी, एनीथिंग एल्स, बैग, तो बैग ही बनाते हैं आप लोग, तो उसके लिए आपको लेदर की रिक्वायरमेंट होगी, लेसेस होंगे, चैन की जरूरत होगी, उसके जो उसमें प्लग लगता है चैन वाला, वो रिक्वायरमेंट होगी। सब क्या कहलाएंगे आपके रॉ मटेरियल कहलाएंगे। और आप उसे मैन्युफैक्चर करके आप एक प्रॉपर प्रोडक्ट बना के तैयार करके मार्केट में सेल करें, उसकी बात की गई है। और चीजें कहाँ से मिलेंगी? कहीं ना कहीं से खरीदेंगे ना, और जिससे खरीद रहे हैं, जो आपको ये चीजें सप्लाई कर रहा होगा, आपका क्या है? सप्लायर। आपका क्या है? सप्लायर। कह रहा है सेमी फिनिश एंड फिनिश गुड। सेमी फिनिश मतलब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें भी बनवा के ही खरीदनी पड़ती है, हम नहीं बना सकते। जैसे अब चेन हम बना पाएंगे नहीं, लेकिन वो भी कहीं बनता होगा कि नहीं बनता होगा, तो सेमी फिनिश कहलाएगा। और ये कहलाएगा फिनिश्ड। जैसे हम पूरा पूरा खरीद के ही मंगा के बेचे, जैसे मान लो हम सूटकेस का बिजनेस करते हैं, अटैची का जो आप लोग यूज करते हैं, ब्रीफकेस या सूटकेस बोलते हैं, उसका बिजनेस करते हैं, तो हमारे वहां बनता नहीं है, वो बना बनाया आ रहा है, तो क्या है? फिनिश गुड्स है, बन चुके तैयार हो चुका है, हमको बस बेचना है। और जहाँ बन रहा है वहां पे रॉ मटेरियल वाली बात है। जहाँ आधा अधूरा आएगा बन के, बाकी लोग सेटिंग करेंगे, वो क्या है? जैसे देखो मिठाई का जो डब्बा आता है जिसमें आप लोग मिठाई खाते हैं स्वीट्स, उसका एक नॉर्मल प्लेन मेथड आता है। तो एक जगह किसी को देते हैं, लोग बनाते हैं, गोल से चिपका चिपका के एक ढांचा बनाते हैं डब्बे के साथ, वो डब्बा दुकान पे जाता है, फिर वहां से मिठाई लगता है। तो जब तक उनके पास आया तो रॉ मटेरियल था, उन्होंने बनाया तो उन्होंने सेमी फिनिश कर दिया, बाकी लोग फिनिश करके बेच रहे हैं। समझ रही बात ना? यही होता है फिनिश, सेमी फिनिश और रॉ, यही मतलब होता है। रॉ का मतलब बिल्कुल अच्छा तैयारी नहीं है, सेमी फिनिश मतलब आधा बन के तैयार, सेमी सर्कल जिस तरह होता है, अर्धगोला बोलते हैं उसी तरह। उसके बाद क्या कह रहा है? कहाँ गया जी लाइन? सप्लाई ऊपर था ना। हाँ स्टोरेज, उसका क्या रहा है? एंड कंज्यूमर फाइनली वेयर हो गया ना। और फाइनली कहाँ तक जाता है? बायर तक। बायर मतलब खरीदा जो आपका होता है, जो खरीदता है सामान। फाइनली, वो फाइनली जो मान लो तुम्हारे हम तक जो सामान पहुंचता है, वो क्या बन के आता है हमारे पास?
रॉ मटेरियल सेमी फिनिश की फिनिश होके आता है, तब हम जाके इसका इस्तेमाल कर पाते हैं। इट इंक्लूड डिफरेंट एक्टिविटी लाइक प्रोडक्ट प्लेस वेयर द गुड्स प्रोड्यूस स्टोरेज सोल्ड एंड कंज्यूम मूवमेंट ऑफ द गुड। मतलब तरह तरह की लोकेशन की बात की गई है, जहाँ कहीं बनाया गया है, कहीं रखा गया है, कहीं बेचने के लिए कंज्यूम किया गया। कंज्यूम का मतलब भी रखना होता है, इकट्ठा करना, कंज्यूम। ठीक है, जैसे लोग मतलब कि बाहर में, जैसे मुंबई वगैरह में वाटर को कंज्यूम करके रखा जाता है, क्योंकि जो रेन हार्वेस्टिंग होती है, जो रेन से बारिश होती है, उसी पानी को वो करके यूटिलाइज करके लोग पीने योग्य बनाते हैं, वही सप्लाई दिया जाता है, सब लोग पीते हैं। बारिश का ही पानी पीते हैं बाहर, है ना। बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता है, उसको जो भी है फिल्टर करके लोगों को सप्लाई दिया जाता है, वही लोग पानी पीते हैं। क्योंकि वहाँ पानी की दिक्कत, वहाँ समुद्र है, लेकिन समुद्र का पानी आप पीने योग्य नहीं होता है, अच्छा खारा होता है। ठीक, समझ गए ना आप लोग, ये बात कही गई है। तो कंज्यूम, उसका क्या कह रहा है, मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द स्टोर हाउस टू डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर टू कंज्यूमर। यानी इस मूवमेंट की बात करा जा रहा है, जो एक स्टोर हाउस से डिस्ट्रीब्यूटर तक गया, डिस्ट्रीब्यूटर से कहाँ गया, रिटेलर तक गया, और रिटेलर से कहाँ गया, कंज्यूमर तक गया। ये सारी मूवमेंट की बात की गई है। यही क्या है, सप्लाई ऑफ चेन है। क्या है, सप्लाई ऑफ चेन। जैसे सप्लाई ऑफ चेन का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है, मैसेज कर रही है, गधा है। जैसे समझिए, ये आपका स्टोर हाउस है, यहाँ से सामान उठा, यहाँ से सामान उठा कहाँ आया, डिस्ट्रीब्यूटर के पास आया, यहाँ से रिटेलर के पास गया, यहाँ से कंज्यूमर के पास गया। ये सब क्या है, चैन वाली बात की जा रही है। जैसे आपने एक पढ़ा होगा वाटर साइकिल, ये आपका एक क्लाउड है, ये आपका पॉन्ड है, तालाब। यहाँ से बारिश हुई, बारिश किसके इफेक्ट में होता है, कंडेंसेशन के इफेक्ट में। कंडेंसेशन पढ़े होंगे, क्या कह रहा है, बादल के इफेक्ट में। अच्छा, और यहाँ से ड्यू टू कूलिंग इफेक्ट, किसके इफेक्ट में, कूलिंग इफेक्ट के कारण कंडेंसेशन होता है, फिर बारिश हो गई। और हीटिंग इफेक्ट के कारण ये चीजें इवापोरेट होती हैं, भाप बन के कहाँ चली जाती हैं, ये इवापोरेशन कहलाता है। और इसको क्या बोला जाता है, वाटर साइकिल। ये भी एक क्या है, चैन ही है। क्या है, एक चैन ही है, एक प्रोसेस है। क्या है, पढ़े नहीं पढ़े बचपन में, बचपन में थे ना कभी ना कभी, तो पढ़े होंगे आप। चलिए, तो यही चैन की बात यहाँ पे भी की गई है। ठीक है, उसके बाद क्या कहा है, सप्लाई चेन आल्सो रिप्रेजेंट द स्टेप इट टेक टू गेट द प्रोडक्ट और सर्विस ओरिजिनल स्टेट टू कंज्यूमर। यानी सप्लाई चेन जो होते हैं, सप्लाई चेन मतलब कोई चीज किसी को आप सप्लाई कर रहे हैं, दे रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, वो तब तक चलती रहती है जब तक वो डेस्टिनेशन तक पहुंच न जाए। मतलब एक सामान बन के कहीं से चलना स्टार्ट हुआ, आया आया आते गया, और फाइनली हम तक पहुंच गया, उसका सप्लाई चेन कंप्लीट हो गया। तो वही डेस्टिनेशन की बात की गई है यहाँ पे। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है, इसका भी मैनेजमेंट होता है। कैसे होता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व, क्या क्या इन्वॉल्व है उनमें देखा जाता है। द प्रोक्यूरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम द सप्लायर। प्रोक्यूरमेंट का मतलब होता है प्राप्ति। प्रोक्यूरमेंट का मतलब क्या होता है, प्राप्ति। यानी कि आप जो सामान खरीदते हैं, तो सामान आपको क्या होता है, प्राप्त होता है ना। तो वही कहा है बाइंग, उसी को प्राप्ति को ही बोला है बाइंग प्रोसेस। क्या बोला है, बाइंग प्रोसेस, यानी खरीदने की प्रक्रिया। खरीद रहे हैं तो कोई सामान आपके पास आ रहा है, तो क्या हो रहा है, एक प्राप्ति हो रही है आपकी। वही लिख लीजिएगा, प्रोक्यूरमेंट का मतलब होता है प्राप्ति। एक नया वर्ड है, बहुत शानदार वर्ड है, प्रोक्यूरमेंट। PROCURE, प्रोक्यूर लिख दीजिए, या प्रोक्यूरमेंट लिख दीजिए, या MENT जोड़ दीजिए उसमें। उसका मतलब होता है प्राप्ति। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोगों को? तो ये बाइंग प्रोसेस किसका क्या है, रॉ मटेरियल का, किससे, सप्लायर से। अब कन्वर्जन किया जा रहा है, अब क्या किया जाए, कन्वर्जन किया जाए रॉ मटेरियल से, किसमें, फिनिश गुड्स में। यानी कि सामान बनकर तैयार हो गया। ये सब प्रोसेस बता रहा है कैसे सप्लाई चेन का मैनेजमेंट होता है। तो पहले क्या किए आप, रॉ मटेरियल खरीदे अपने सप्लायर से,
फिर क्या किए उसको, उसका कन्वर्जन किए यानी परिवर्तन किए, परिवर्तन हुआ है किससे, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में, यही सामान बनकर तैयार। स्टोरेज हुआ है गुड्स का, कहा क्या क्या स्टोरेज हुआ है, जैसे रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ गुड्स और क्या फिनिश गुड्स, इन तीनों चीज का। यानी कि मान लो हम लकड़ी लाए, रॉ मटेरियल हुआ, हम उसका जो भी है अपने घर की जो विंडो वगैरह कुछ भी बनवा रहे हैं, कंप्लीट नहीं हुआ आधा है, वो आपका क्या हुआ, प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस गुड्स होगा, और जब बन के तैयार हो जाएगा क्या हो जाएगा, फिनिश गुड्स होगा। इन बात को, ये चीजें क्या होती है, स्टोर की जाती है। उसके बाद क्या कह रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम स्टोरेज प्लेस टू डिस्ट्रीब्यूटर, और चैन प्रोसेस में ये भी आता है कि जहां से सामान बन गया है उस स्टोरेज प्लेस से उठ के कहां तक पहुंचाना, डिस्ट्रीब्यूटर तक, वेंडर तक, रिटेलर तक, और एंड में कहा, उपभोक्ता ना, अब सब होता ही तो है। हैंडलिंग गुड्स रिटर्न एंड इट्स रिप्लेसमेंट, यहाँ तक कि चैन में एक और बात आती है क्या, कि सामान जो आप दिए किसी वक्त खराब हो गया, किसी कारणवश जो भी रहा, डैमेज रहा, तो उसका रिप्लेसमेंट सिस्टम भी चैन कहलाता है, सप्लाई ऑफ चैन के भीतर आता है। और क्या कहा है, द फॉलोइंग चार्ट विल बी डिपिक्ट द सप्लाई ऑफ चैन मैनेजमेंट, मतलब जो नीचे दिए हुए हैं ये आपको और डिटेल में समझाएंगे। सबसे पहले दिया हुआ है टाइप्स ऑफ सप्लायर, क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है थोड़ा देख लीजिए। कह रहा है बिफोर अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सप्लायर, यानी पहले सप्लायर के जो प्रकार है उनको समझने से पहले फर्स्ट लेट अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द सप्लायर ऑफ द बिजनेस, यानी पहले कितने टाइप के सप्लायर होते हैं इस बात को समझने से पहले पहले तो हम ये समझ ले कि हमारे व्यापार में हमारे सप्लायर का क्या महत्व होता है। कह रहा है डिपेंडिंग और इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट, फिर वही लाइन ऊपर वाला चिपका दिया है जो ऊपर समझाया है। फ्यू ग्रेटर नंबर ऑफ सप्लायर, वही कि जितनी रिक्वायरमेंट होगी इतनी सप्लाई की होगी जैसा आपका होगा बिजनेस। जस्ट कीप द स्मूथ फ्लो इन्वेंटरी, ऊपर समझाया अभी जस्ट याद आ रहा है ना, इसे ऊपर समझाया। अब देखिए वही तीन चीजें, बायर डायरेक्टरीज, इंडस्ट्री कॉन्ट्रैक्ट, और क्या है बिजनेस टू बिजनेस एलोपेज, जो भी है एलोपेज का मतलब होता है एक टेलीफोन डायरेक्टरी होते हैं बिजनेस के, उनकी बात की गई है। ये है आपके सप्लायर के टाइप, ठीक है, अब इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, चलिए आज यहीं तक रहने दीजिए, बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे।